Hello gentlemen, how you are doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने पॉलिटी का 8th लेक्चर देखेंगे जो कि है डीपीएसपी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं हर बार। ऑलराइट, इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में। अभी तक हमने 3 पार्ट पढ़ लिया है ना। ठीक है, आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4th है डीपीएसपी। अभी तक हमने आर्टिकल 35 तक पढ़ लिया है। डीपीएसपी के अंडर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ठीक है, अडॉप्ट कहाँ से किया हमने? अडॉप्ट किया है हमने इसको आयरलैंड से बेसिकली हमने इसको लिया है। और फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए थे? वो लिए थे यूएसए से। ठीक है, तो देखो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी बेसिकली क्या है? डीपीएसपी है इंस्ट्रक्शंस फॉर गवर्नेंस। ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि आपको इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से गवर्न करना है, अपनी सरकार और देश को चलाना है। ठीक है, और कैसी गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस। बेसिकली अगर जब सरकार इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलेगी ना, ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सबका विकास हो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल यानी सबका विकास। ठीक है, बेसिकली इस तरीके से डिजाइंड है कि ये देश में जब गवर्नमेंट इनके हिसाब से गवर्न करती है, ठीक है, तो देश में विकास हो और सबका विकास हो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल यानी देश में गुड गवर्नेंस ला रहे हैं, एक अच्छी गवर्नेंस, एक ऐसी सरकार या एक ऐसी सरकार के गवर्न करने का तरीका, ठीक है, जो सबको साथ लेके चले, जो सबके विकास की बात करे। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नेंस के लिए। ठीक है, या इनको हम एक चीज और कहते हैं, ड्यूटीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट भी कहते हैं ऐसे, ड्यूटीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। कि इंडियन गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ बनाएगी, ठीक है, कोई पॉलिसी बनाएगी, तो वो इनको कंसीडर करते हुए ही बनाएगी, डीपीएसपी को, ड्यूटीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। फिर देखो, इट प्रमोट्स, जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते थे। डीपीएसपी क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। अभी जब हम आगे डीपीएसपी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को किस तरीके से प्रमोट करते हैं। ठीक है, फिर देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर, इन्होंने डीपीएसपी को कहा था नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर पूछे कि नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो वो डीपीएसपी को कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज समझाता हूं मैं। इट इन्फ्लुएंस आवर गवर्नमेंट पॉजिटिवली। ये जो डीपीएसपी है ना, ये हमारी गवर्नमेंट को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। किस तरीके से? देखो, जो फंडामेंटल राइट थे ना, फंडामेंटल राइट क्या कर रहे थे? बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे कि गवर्नमेंट सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जिससे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनका वायलेशन हो। अगर वो ऐसा कोई लॉ बनाती है तो उसे जुडिशियल रिव्यू करके नल या फिर वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स वर इम्पोजिंग अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन आवर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को बेसिकली इन दायरों में रह के काम करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं इसलिए वो बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे ना फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट की वर्किंग्स पे। ठीक है, यानी जो फंडामेंटल राइट है ना, वो गवर्नमेंट को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखो, जो डीपीएसपी है वो क्यों पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है? क्योंकि ये जो डीपीएसपी बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है,
गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शंस है कि आप इस तरीके से काम करिए और आप इस तरीके से काम करिए। ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में काम करेंगे तो फिर इस टाइप से रिजल्ट होंगे, इस डायरेक्शन में काम करेंगे तो इस टाइप से रिजल्ट होंगे, कि आपको वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए देश के लिए। ठीक है, आप देश में क्या क्या चीजें हटा सकते हो जिससे कि देश में नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो सके। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहा है कि आपको इस तरीके से काम करना है कि सबका डेवलपमेंट हो, एक गुड गवर्नेंस आए देश में। ठीक है, यानी ये उसको डायरेक्ट करता है एक सही डायरेक्शन में। ठीक है, कि आप इस तरीके से गवर्न करेंगे तो देश बहुत अच्छे से चलेगा, यानी उसको डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ा लगा रहा है, उसको बता रहा है कि आप इस तरीके से काम करिए, एक मेंटोर की तरह काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए इसलिए जो डीपीएसपी है वो गवर्नमेंट को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर देखो जो डीपीएसपी होते हैं ना आपके, वो नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। नॉन जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ये है कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ, कि कोर्ट जो है ना, ठीक है, कोर्ट सरकार से ये नहीं कह सकता है, ठीक है, कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, कंपेल नहीं कर सकता है, कंपेल नहीं कर सकता है गवर्नमेंट को। ठीक है, कि जो भी प्रोविजंस डीपीएसपी में लिखे हैं ना, ठीक है, आपको वो एनफोर्स करने ही पड़ेंगे। या आप ऐसा, जैसे आप फंडामेंटल राइट थे, फंडामेंटल राइट में अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता था तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते थे। आप वहां पर जाएंगे और कहेंगे कि सर मेरे इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। ठीक है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगा वो आपके लिए एक रिट इशू कर देता था, जिसकी मदद से आपका जो फंडामेंटल राइट था उसका प्रोटेक्शन हो जाता था। यानी आप कोर्ट के पास जा सकते थे कहने के लिए कि फंडामेंटल राइट, ये वाला जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि मेरे इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो आप इस प्रोविजन को एनफोर्स करिए। बट यहां पर ऐसा नहीं हो सकता ना। आप कोर्ट में जा सकते हैं कि ये वाला प्रोविजन लिखा है, ठीक है, तो कोर्ट में आप कहें जाके कि आप कोर्ट में जाके कहें कि ये तो चीज लिखी हुई है तो सरकार इसको एनफोर्स क्यों नहीं कर रही है, तो मैं कोर्ट से कहता हूं कि कोर्ट गवर्नमेंट को कंपेल करे ये चीज एनफोर्स करने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट या आप कोर्ट में नहीं जा सकते और कोर्ट गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकती कि आपको ये प्रोविजन बेसिकली इम्प्लीमेंट करना ही करना है। ठीक है, ऑल्दो जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाएगी तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रख के ही बनाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे ही करे। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हम एक डीपीएसपी है हमारा जो कहता है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बट क्या हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये होता है बेसिकली सब धर्मों के लिए एक जैसा लॉ होगा देश में। ठीक है, बट अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो आप कहोगे नहीं है। तो अगर ऐसा होता ना कि एनफोर्स करा सकते होते तो अभी तक एनफोर्स करा दिया होता। कोर्ट कहता गवर्नमेंट से कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लगाइए, बट नहीं, ये गवर्नमेंट के लिए बेसिकली डायरेक्शंस है। अब उस गवर्नमेंट को उसमें से चुनना है कि क्या क्या चीजें वो अपनी, जब गवर्नमेंट गवर्न कर रही है ना, तो डीपीएसपी में से क्या क्या चीजें वो अप्लाई करना चाहती है। ऑल्दो अगर वो ये गवर्नमेंट चाहेगी कि हम कोई ऐसा लॉ लाएं जो बेसिकली सारे धर्मों के लिए एक जैसा हो, तो फिर उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को कंसीडर करना पड़ेगा जो कि डीपीएसपी में लिखा हुआ है। ऑल्दो अगर वो ऐसा कोई लॉ नहीं लाना चाह रही है ना, तो उसे इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत नहीं है यार, उसको इसको कंसीडर करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो कंसीडर करेगी ऐसा कोई लॉ तो वो यूसीसी को यूज में लाएगी। ठीक है, डीपीएसपी के हिसाब से ही ऐसा काम करेगी। बट ये नहीं है कि जितने भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो सारे उसको इम्प्लीमेंट ही करना पड़े। बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस है, सिर्फ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ये चीज अप्लाई करनी ही करनी है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि दे आर नॉन जस्टिसेबल, कैन नॉट बी एनफोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट कैन नॉट कंपेल द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट ऑल द प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपी। ठीक है, ऑल राइट। तो देखो एक पॉइंट यहां पर लिख लो। एक सर कह लो, महानुभाव कह लो, केटी शाह, ठीक है, उन्होंने डीपीएसपी को कहा था बैंक चेक। ही कॉल्ड डीपीएसपी बैंक चेक, बैंक चेक। ठीक है, फिर देखो जिस तरीके से आर्टिकल 12 एंड 13, ठीक है, एंड 33, 34 एंड 35
बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, वो बेसिकली आर्टिकल्स थे फंडामेंटल राइट के अंडर में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज अलग थी। इसी तरीके से डीपीएसपी में भी आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 37 डू नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 भी किसी भी कैटेगरी में डीपीएसपी की फॉल नहीं करते। बेसिकली ये जस्ट सिंपली आर्टिकल्स है डीपीएसपी के अंडर में, ठीक है, ये डीपीएसपी नहीं है। ऑलराइट, तो देखो डीपीएसपी की तीन कैटेगरी या तीन पार्ट्स हैं, तीन कैटेगरी कह सकते हो या तीन पार्ट्स कह सकते हो जिसमें कि आपके डीपीएसपी दिए हुए हैं। पहली कैटेगरी है उसे हम कहते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड आपकी थर्ड कैटेगरी आती है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है, ओके। तो पहले हम अपने आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 को देख लेते हैं। देखो जिस तरीके से आर्टिकल 12 जो था फंडामेंटल राइट का, वो आपकी डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता था, इसी तरीके से जो आपका आर्टिकल 36 है वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है, यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है। ये कहता है कि देश में आपके यूनियन गवर्नमेंट होगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जिसके दो पार्ट होंगे, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है। फिर आपकी एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, इसके भी सेम दो पार्ट होंगे, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी जिसमें कि आपकी पंचायत आएगी, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। और फिर आपकी अदर गवर्नमेंट बॉडीज जो आती है, आपकी अदर गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है, लाइक पब्लिक सेक्टर यूनिट वगैरह, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 36, जैसे कि जो कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 37 आता है। आर्टिकल 37 कहता है कि प्रोविजंस रिटन इन डीपीएसपी आर नॉट enforceable in court of law, but it shall be the duty of Indian government to apply these provisions while making laws और पॉलिसीज। बेसिकली आर्टिकल 37 क्या कह रहा है? आर्टिकल 37 कह रहा है कि जो भी प्रोविजंस डीपीएसपी में लिखे हुए हैं, ठीक है, वो एनफोर्सिबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। आप बेसिकली कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि ये जो प्रोविजंस लिखे हैं या ये लागू होंगे, ये इम्प्लीमेंट होंगे, इनको इम्प्लीमेंट कराना है। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे नॉन जस्टिसेबल नेचर बताया ना आपके डीपीएसपी का, वही सेम चीज, वही सेम बात जो आर्टिकल 37 कहता है। आर्टिकल 37 डीपीएसपी को नॉन जस्टिशिएबल बनाता है, नॉन जस्टिशिएबल बनाता है। तो अगर पूछा जाता है कि विच आर्टिकल मेक्स द डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल, इट इज आर्टिकल 37। तो जो भी प्रोविजंस लिखे हैं वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, बट मैंने आपको फिर बताया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू अप्लाई दीज प्रोविजंस वाइल मेकिंग लॉज और पॉलिसीज। तो जब भी गवर्नमेंट जो है लॉज या पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है, तो वो इनको ध्यान में रखते हुए इन्हीं डीपीएसपी प्रोविजंस को अप्लाई करते हुए बनाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो आर्टिकल 37 जो है वो बेसिकली नॉन जस्टिशिएबल बनाता है डीपीएसपी को, बट इसके साथ साथ ये भी कहता है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटीज है, ठीक है, और जब भी गवर्नमेंट लॉ या पॉलिसी बनाएगी तो इनको कंसीडर करते हुए बनाएगी, ठीक है। ऑलराइट, फिर हम मूव करते हैं अपने पहली कैटेगरी पे जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आज मैंने मतलब इस तरीके से लिख दिया ना ताकि आपको भी
टाइम बच जाए और वीडियो भी छोटी बने, तो आपको कम टाइम में ज्यादा कंटेंट मैं दे सकूँ। मैं लिखूंगा तो फिर और टाइम लगेगा, ठीक है, जैसे कि ऑलराइट, ठीक है। देखो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बेसिकली क्या क्या इसके अंडर में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं और ये आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 38 कहता है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 38 कहता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। देखो, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बेसिकली जो लोग हैं, सिटीजन है, गवर्नमेंट इस तरीके से काम करे, ठीक है, इस डायरेक्शन में काम करे कि वो लोगों का वेलफेयर, उनकी वेलबींग, ठीक है, उसको प्रमोट करे बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, बेसिकली सोसाइटी में एक ऑर्डर हो, चीजें सिस्टमैटिक वे में चले, ठीक है, परमिएटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अगर बेसिकली आपको सारे सिटीजन्स के वेलफेयर को प्रमोट करना है, ठीक है, और सोसाइटी में एक ऑर्डर लाना है, तो सोसाइटी में ऑर्डर तो तभी होगा ना कि जब किसी भी व्यक्ति से सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस पे बेसिकली किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस पे न्याय हो। ऐसा ना हो कि किसी कास्ट, सेक्स, रिलीजन के बेस पे किसी सिटीजन के साथ भेदभाव हो रहा है, या फिर अमीर या गरीब के बीच में बेसिकली किसी भी तरीके से गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है, ठीक है, या फिर किसी पॉलिटिकल बेसिस पे, धर्म के हिसाब से, रेस के हिसाब से किसी को पॉलिटिकल जो ऑफिस है, ठीक है, किसी को पोस्ट ऑफिस एक्सेस ना करने दिया जाए कि वो गरीब है, किसी को बैंक एक्सेस ना करने दिया जाए कि वो गरीब है, या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, उनके साथ किसी भी बेसिस पे बंदों से या सिटीजन से अन्याय किया जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है। जितने भी पॉलिटिकल ऑफिस है वो सबके लिए खुले हुए हैं, कोई भी पोस्ट ऑफिस जा सकता है, कोई भी बैंक जा सकता है, या जितने भी आपके पब्लिक ऑफिस है, आप डीएम, जैसे डीएम का ऑफिस हो गया, ठीक है, वहां पर कोई भी बंदा अपना अपॉइंटमेंट लेके जा सकता है कि सर मेरे को ऐसी ऐसी चीज है, ठीक है। बेसिकली सबके लिए ये जितने भी पॉलिटिकल ऑफिस हैं वो ओपन है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वेलफेयर प्रमोट करती है, एक सोशल ऑर्डर बैठा के, जहां पर किसी के साथ भी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस पे अन्याय ना हो, सबको इन तीनों कैटेगरी के बेसिस में न्याय मिले, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करे गवर्नमेंट, इनकम, ऐसा ना हो कि मेल और फीमेल में बेसिकली, ठीक है, सेम काम करने पे बराबर पैसे ना दिए जाए। अगर एक मेल और एक फीमेल या फिर कोई भी इंसान, ठीक है, सेम काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको सेम पैसा मिलना चाहिए। तो इनकम के बेस पे उनके साथ इनइक्वालिटीज ना हो, स्टेटस के बेस पे किसी के साथ भी इस बेसिस पे इनइक्वालिटीज ना हो कि वो किसी किसी धर्म का है, किसी कास्ट का है, ठीक है, उसका बेसिकली प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इस बेसिस पे बेसिकली किसी के साथ अन्याय ना हो। फैसिलिटीज, ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी को गवर्नमेंट ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो जो फैसिलिटीज के बीच में इनइक्वालिटीज है ना, उनको मिनिमाइज करे। और अपॉर्चुनिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटीज है सोसाइटी में, चाहे वो कोई एग्जाम हो, चाहे वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, या फिर कोई जॉब हो, वहां पर भी सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, जो इनइक्वालिटीज है उनको मिनिमाइज करे। अगर आप जॉब वगैरह में रिजर्वेशन वाला सोच रहे हो ना, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि वो किस तरीके से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो आर्टिकल 39 क्या कहता है। आर्टिकल 39 कहता है टू सिक्योर, गवर्नमेंट शुड वर्क इन अ वे टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है। देखो समस्या ये क्या कह रहा है, बेसिकली लाइवलीहुड क्या होता है, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, बेसिक नेसेसिटीज, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ्स, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम करे कि जितने भी उसके सिटीजन है ना, वो बेसिकली ये तो लाइवलीहुड तो अपना जुटा ही पाए, ठीक है, उनके पास एडिक्वेट मीन्स हो, बेसिकली चाहे वो छोटी जॉब हो चाहे बड़ी जॉब हो, बेसिकली उनके पास कुछ ना कुछ वर्क हो जिसके थ्रू वो अपना लाइवलीहुड जुटा सके, अपना लाइवलीहुड बेसिकली एकत्रित कर पाए, ठीक है। तो द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है, ये सिक्योर करेगी गवर्नमेंट कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो अपना बेसिकली लाइवलीहुड जुटा पाए, बेसिक नेसेसिटीज ये सबके पास हो, इससे कोई डिप्राइव ना रहे। इस डायरेक्शन में सरकार को काम करना चाहिए, ठीक है।
देखो आर्टिकल 39 का बी क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 39 का बी पार्ट कहता है द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। ठीक है, देखो बेसिकली जो हमारी कम्युनिटी है ना उसमें डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं कुछ मैन मेड होते हैं। नेचुरल में जैसे कि आपका वाटर, ठीक है, वाटर फूड ये हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज में। और क्या बोलते हैं, अगर फ्यूल में बात करें तो पेट्रोल डीजल, अगर ऑर्नामेंट्स में बात करें तो गोल्ड सिल्वर डायमंड। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना ये बेसिकली लिमिटेड है। ठीक है, वाटर पेट्रोल या फिर ऑर्नामेंट्स है ये बेसिकली लिमिटेड है। तो ऐसा ना हो कि ये जो सारी चीजें है ना ये किसी पर्टिकुलर या सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पास ये जमा हो जाए क्योंकि वो वेल्दी है, वेल्दी है। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाएगा कम्युनिटी में कि उसमें सबका भला हो। ठीक है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर करने लगोगे ना कि वो वेल्दी है और वो सारी चीज खरीद सकता है, ठीक है, तो जो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना उनको ये सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो जो जितने भी कम्युनिटी के रिसोर्सेज है मटेरियल रिसोर्सेज है, सरकार इस तरीके से काम करेगी इस डायरेक्शन में कि वो सब तक पहुंच, वो हर हर सिटीजन तक पहुंच सके। इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि कोई अमीर है या कोई गरीब है इसकी वजह से उसको रिसोर्सेज ना मिले। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। फिर इसी से कनेक्टेड एक और इसका जो प्रोविजन है वो है प्रोविजन सी, द प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देखो ऐसा ना हो कि अगर कोई बंदा वेल्दी है ना, वेल्दी है, ठीक है, तो वो पैसा कमाता जाए और अमीर होता जाए अमीर होता जाए अमीर होता जाए, बेसिकली उसके पास वेल्थ को जमा नहीं होने देना है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा ना हो कि कोई इंसान, ठीक है, सोसाइटी को, ठीक है, कोई वेल्दी इंसान है, ठीक है, तो वो सोसाइटी को कंट्रोल करने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना है। इसके लिए बेसिकली क्या है, टैक्स पेमेंट। टैक्स पेमेंट आपको पता होगा कि बेसिकली जो सिटीजन्स हैं उनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, और ये टैक्स पे सबको एक बराबर नहीं करना पड़ता है। जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उसको बेसिकली ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो कम पैसा कमा रहा है बेसिकली एक सर्टेन लिमिट होती है, अब तो 8 लाख हो गई है आई गेस। ठीक है, तो जो 8 लाख से कम रुपए कमाएंगे, ठीक है, उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो 8 लाख से ऊपर कमाएंगे उनको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही जो कुछ लोग, जो लोग 30 लाख पर एनम से ज्यादा कमा रहे हैं उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी के साथ जो और कमा रहे हैं उनको और ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है ना कि देखो, इससे ये हो रहा है कि किसी के पास बेसिकली बहुत ज्यादा वेल्थ जमा नहीं हो पाएगी। जो जितना कमाएगा उसको उसी हिसाब से अपने नेशन को, अपनी गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर टैक्स ना पे करना हो ना तो इसके पास तो बेसिकली बहुत ज्यादा पैसा जमा होता चला जाएगा। और जो गरीब आदमी है, क्योंकि देखो यार जितना भी पैसा चलता है ना ये चलता सर्कुलेशन से ही। ठीक है, सोसाइटी में एक चेन है, ठीक है, उसके हिसाब से ही चलता है। अगर एक वर्ग के पास पैसा जमा होता चला जाएगा ना तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो गरीब होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए टैक्स पेमेंट होता है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो कम पैसा कमा रहा है उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब फिर मैंने आपको फंडामेंटल राइट में एक बात बताई थी कि आर्टिकल 39 का प्रोविजन बी, एक सेकेंड, आर्टिकल 39 का प्रोविजन बी एंड प्रोविजन सी, ठीक है, ऑल्दो ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं स्टिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये इसी वजह से, क्योंकि देखो आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंडर में इक्वलिटी की बात करते हो कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, सारे सिटीजन बेसिकली इक्वल लेवल पे ऑपरेट करें। ठीक है, बट यहां पर आप देख रहे हो कि किसी बंदे को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है और किसी बंदे को कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आ रही है ना लोगों के बीच में। ठीक है, सिटीजन के बीच में, तो वो इनइक्वालिटी सही है। फंडामेंटल राइट के हिसाब से तो इक्वालिटी होनी चाहिए, बट डीपीएसपी कहता है कि ये इनइक्वालिटी भी जरूरी है। ठीक है, ये जो टैक्स का पेमेंट है मैंने आपको बताया कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, ताकि बेसिकली पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या कोई इंडिविजुअल सोसाइटी को कंट्रोल ना करने लगे। ठीक है, बेसिकली ये भी इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है लेकिन ये दूसरे तरीके से प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल राइट की तरह बिल्कुल एक बेस लाइन पे सबको नहीं रख रहा है। ठीक है, फॉर द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी फॉर द कॉमन गुड किसी को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और किसी को कम, या किसी से टैक्स लिया भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 39 का बी एंड सी प्रोविजन है ना डीपीएसपी के अंडर में,
वो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को डोमिनेट करता है, क्योंकि वहां पर बात होती है प्योर इक्वालिटी की, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली लोगों के एज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कहीं ना कहीं टैक्स को लेके। ऑलराइट, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर डी प्रोविजन क्या कहता है आर्टिकल 39 का, ये कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। अगर एक पोस्ट पे, ठीक है, एक लेडी काम कर रही है और सेम पोस्ट पे एक मैन काम कर रहा है, ठीक है, एक मैन काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि लेडी को कम पैसे दिए जाए और मैन को ज़्यादा पैसे दिए जाए, ठीक है। अगर दोनों सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको इक्वल पैसा पे करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पोस्ट भी सेम है, काम भी सेम है, बट जो करने वाली है वो एक विमेन है तो उसको आप कम पैसा देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करेगी कि सेम पोस्ट पे, ठीक है, मैन एंड वुमेन को इक्वल पे किया जाए, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे किया जाए। ऑलराइट, फिर देखो प्रिजर्व प्रोविजन सी क्या कहता है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। सरकार यह इंश्योर करे कि जो वर्कर्स है ना, चाहे वो मैन है या वुमेन है, जो भी लेबर होती है, वर्कर होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को ध्यान में रखा जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए। ऐसा नहीं है कि उनसे ओवर वर्क कराया जाए, ओवर वर्क, कि उनकी हेल्थ कंडीशन पुअर है, हेल्थ कंडीशन पुअर है, ठीक है, इसके बाद भी उनसे काम करवाया जा रहा है, उनसे वर्क करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उनकी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को भी वर्कर्स की ध्यान में रख के ही उनसे काम करवाया जाएगा। एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज, ठीक है, चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज, तो चिल्ड्रन है ना, उनसे बेसिकली चाइल्ड लेबर नहीं करवाया जाएगा, चाइल्ड लेबर नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। जबरदस्ती उनको अब्यूज नहीं किया जाएगा चिल्ड्रन को कि उन्हें काम करना पड़े, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आर्टिकल एफ करता है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये कुछ नहीं है, 5 ऐसे हटता ना, कुछ नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, गवर्नमेंट ये इंश्योर करे, ठीक है, टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। बेसिकली चिल्ड्रन को ग्रो अप करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, हेल्दी एनवायरमेंट मिले, एनवायरमेंट मिले, ठीक है, और उनको बेसिकली अपॉर्चुनिटीज मिले उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बेसिकली उनको, अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि 0 से 6 ईयर के बच्चों को, ठीक है, एजुकेशन बेसिकली मिले, ठीक है। उसके बाद 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, उनका तो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन पाना, फ्री एजुकेशन उनको मिलेगी मिलेगी, ये तो उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस तरीके से काम करे जो बच्चे हैं ना, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको चाइल्ड लेबर में ना लगाया जाए, उनका जो बचपन है उनको जीने दिया जाए, वहां पर उनको अपॉर्चुनिटीज मिले कि जिस एज में, ठीक है, जब एक बच्चा छोटा होता है 6 साल की उम्र तक, तो बेसिकली उसको प्राइमरी एजुकेशन मिले, ठीक है, खेलने के लिए भी बेसिकली उसको समय दिया जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि उससे काम करवाया जा रहा हो, उसका बचपन उससे छीना जा रहा हो, तो नहीं, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ऑलराइट, ओके, तो आई होप आपको आर्टिकल 39 पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको बस याद क्या रखना है, जितने भी ये जो ऑलरेडी लिखे हुए ना, जितने भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं, आपको बस ये याद रखने हैं। समझ में तो आपको बेसिकली, अगर आपको समझने में लिखना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, समझने के लिए जो जो चीजें मैंने लिखाई है वो आप बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, बट बेसिकली आपको ये 6 प्रोविजंस तो आर्टिकल 39 के याद रखने ही रखने, ठीक है, ओके। फिर देखो, फिर एक आता है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या कहता है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। देखो इक्वल जस्टिस की बात करी थी मैंने अभी, कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस पे किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो, सबको इन बेसिस पे जस्टिस मिले, यानी सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं ना, ठीक है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करी जाए। एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, देखो अगर कोई बंदा कन्विक्ट किया जाता है या बेसिकली हिरासत में लिया जाता है, ठीक है, तो यार देखो
क्राइम कोई भी कर सकता है, अमीर या गरीब कोई भी क्राइम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई पुअर इंसान क्राइम करता है ना, तो ऐसा तो नहीं है यार कि उसको डिफेंड करने के लिए उसके पास वो ना हो, क्या बोलते हैं, पैसा तो होगा नहीं किसी वकील को हायर करने के लिए, ठीक है। तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। उसको एक डिफेंडेंट दिया जाएगा जो कि उसको बेसिकली डिफेंड करेगा, ठीक है। उसको बेसिकली डिफेंड करेगा, यानी एक लीगल प्रैक्टिशनर उसे फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि इसका पक्ष रखेगा आगे कोर्ट में या जहां भी, ठीक है। ऑलराइट, और ये जो आपका फ्री लीगल एड है ना, फ्री लीगल एड है, ये आपका आर्टिकल 21 के अंडर में आपका फंडामेंटल राइट भी है। अगर कोई भी वर्ग का इंसान जिसे कन्विक्ट किया जाता है या अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, डिटेन किया जाता है, तो उसे बेसिकली उसका ये फंडामेंटल राइट है कि उसे एक डिफेंडेंट या फिर एक लॉयर जो सरकार है वो प्रोवाइड करेगी उसका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में, ठीक है। ऑल राइट, फिर देखो आर्टिकल 41 क्या कहता है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। सरकार ये इंश्योर करे टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। आपने सुना होगा एमजी नरेगा, एमजी नरेगा, जिसमें बेसिकली 100 डेज का, ठीक है, 100 डेज के लिए लोगों को वर्क दिया जाता था एंड फिर उस वर्क के लिए इंसान को बेसिकली मनी मिलती थी। इसी के हिसाब से आपकी, आपने देखा होगा ओल्ड एज पेंशन होती है, ओल्ड एज पेंशन की सर्टेन रुपए, 5,000 रुपए लगभग, जो ओल्ड एज के लोग हैं ना, उनको 5,000 रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये क्यों कर रही है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क। एमजी नरेगा में देखा आपने, ठीक है, कि बेसिकली 100 डेज का लोगों को वर्क दिया जाता है, उसके हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। ये कहते नहीं थे कि एमजी नरेगा में 100 डेज गारंटीड वर्क मिलेगा जो लेबर वगैरह हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको, ताकि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कमा सके, ठीक है। टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है, एक बेसिकली आप पब्लिकली असिस्ट कर रहे हो ओल्ड एज के लोगों को, ठीक है, उनको बेसिकली पेंशन प्रोवाइड कर रहे हो। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें यार, बहुत सारी चीजें जो बेसिकली फ्री एजुकेशन वगैरह मिलती है, ठीक है, फ्री एजुकेशन वो भी तो बेसिकली गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है, टू सिक्योर राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, राइट टू वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, पब्लिक असिस्टेंस हो गई। इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको एमजी नरेगा के अंडर में 100 डेज का बेसिकली काम दिया जाता था। ओल्ड एज, ओल्ड एज वाले लोगों को आपने देखा कि गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सिकनेस के केस में, सिकनेस के केस में भी बेसिकली आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है उसके अंडर में जो हेल्थ कार्ड्स बने हुए हैं, जिससे कि आप बहुत ही कम पैसे या फिर फ्री में अपना बहुत सीवियर से सीवियर सिकनेस में भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यार तो हमें बहुत ज़्यादा स्पॉट हो गया कि आप उसमें अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो लोग डिसेबल्ड होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत सारे बेसिकली गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पर उनको साइकिल्स वगैरह प्रोवाइड कराती रहती है, ठीक है। और उन्हें भी बेसिकली उनके लिए भी आपने देखा होगा उसमें क्या बोलते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए भी डिफरेंट टाइप के रिजर्वेशन जो है सरकार प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आर्टिकल 42 क्या कहता है, आर्टिकल 42 कहता है टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। देखो जो आपके गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होते हैं ना, ठीक है, वहां पर देखो, वहां पर क्या मतलब गवर्नमेंट ऑफिस क्या, प्राइवेट प्राइवेट ऑफिस में भी, ठीक है, ये इंश्योर किया जाता है, ठीक है, कि जो वर्क कंडीशंस है ना, वर्क कंडीशंस है एक ह्यूमन की, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए ही उससे काम करवाया जाए। टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस, ठीक है, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, कि जस्टिफाइबल हो, कि एक इंसान से आप काम करा रहे हो ना, ठीक है, तो ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर जस्टिफाइबल हो। ऐसा नहीं है कि आप उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, उस इंसान से काम करा रहे हो, ठीक है, उसको अब्यूज कर रहे हो। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन दी जाए वर्क में, एंड मैटरनिटी रिलीफ। आपको पता होगा जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, उनको मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है। बेसिकली जो लेडीज होती हैं, ठीक है, अगर कोई लेडीज गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, एंड शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, ठीक है, उसको कोई बच्चा होने वाला है, ठीक है, तो उसको फिर मैटरनिटी रिलीफ दे दी जाती है। पहले ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली या प्रीवियसली आप कह सकते हो, प्रीवियसली, ठीक है, प्रीवियसली जो मैटरनिटी रिलीफ मिलती थी वो मिलती थी 12 वीक्स की, 12 वीक्स की। बट अब उसको बढ़ा के नाउ, राइट नाउ
उसको कर दिया गया है 26 वीक्स का। ठीक है, तो अब उसको बढ़ा के 26 वीक्स कर दिया गया है कि अगर कोई फीमेल है जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रही है एंड शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो उसको मैटरनिटी लीव दी जाएगी बेसिकली 26 वीक तक की। 26 वीक तक के लिए उसे बेसिकली ऑफिस से लीव दे दी जाएगी, ऑफिस लीव दे दी जाएगी। और ये जो प्रोविजन है ना, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिस के लिए है। प्राइवेट में ऐसा यार आपने सुना होगा कि मैटरनिटी लीव कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं देते वो लोग। सर्टेन 10-15-20 दिन की देंगे, बट इससे ज़्यादा नहीं देते वो लोग। फिर कहते हैं कि आपको काम छोड़ना पड़ेगा, जब आप दोबारा से फ्री हो जाए तो फिर आप फिर रिज्यूम करिएगा, क्योंकि ये जो प्रोविजन है ये बेसिकली गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है। गवर्नमेंट प्राइवेट में चीज़ इंश्योर नहीं कर सकती कि उसे मैटरनिटी लीव दी जाए। ओके, ऑल राइट। फिर आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। देखो, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, लिविंग एक होता है आपका लिविंग वेज, एक होता है आपका मिनिमम वेज। मिनिमम वेज क्या होता है? बेसिकली जो आपकी आप समझ लो, जो आपकी प्योर रॉ सैलरी होती है ना, अमाउंट वो। और आपको जो लिविंग वेज होता है, वो होता है सैलरी आपकी, ठीक है, या आपकी मिनिमम वेज प्लस जो अलाउंसेस दिए जाते हैं ना। जैसे कि अगर कोई बैंक ऑफिशियल है, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो उसको बेसिकली सैलरी दी जाएगी, उसके साथ साथ उसे अलाउंस भी दिए जाते हैं। ठीक है, अगर वो अपनी सिटी से बाहर आके काम कर रहा है तो उसे बेसिकली हाउस रेंट दिया जाएगा, ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ उनको हॉलीडेज दिए जाते हैं। ठीक है, और आपने अगर बैंक वगैरह में देखा होगा तो एक साल में सर्टेन टाइम की जो हॉलीडे ट्रिप भी मिलती है कि आप यहाँ पर जा सकते हो, और उसका जितना भी खर्चा है वो आपकी गवर्नमेंट उठाएगी। ऑलराइट, तो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये सारी चीजें भी इंजॉय करते हैं। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। ठीक है, तो जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको एक लिविंग वेज मिले, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिले सबको। तो बेसिकली अलाउंसेस वगैरह में जो ट्रिप वगैरह दी जा रही है वो सब इसके अंडर में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो, गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी, ठीक है, किसी लॉ के थ्रू या किसी प्रोविजन के थ्रू, ठीक है, कि इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो लॉज वगैरह फ्रेम करेगी कि जो वर्कर्स है ना, वर्कर्स, ठीक है, उनको उनका बेसिकली पार्टिसिपेशन रहे इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा लेबर यूनियन वगैरह होती है, ठीक है, लेबर यूनियन होती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि जो लेबर यूनियन में जो लेबर्स है ना, उनका बेसिकली पार्टिसिपेशन रहे। जब आप कोई इंडस्ट्री को मैनेज कर रहे हो ना, ठीक है, तो उनका भी बेसिकली उसमें कंट्रीब्यूशन रहे। ऐसा नहीं है कि इनको आप किसी भी तरीके से काम कराए जा रहे हो, इनकी बात नहीं सुन रहे हो, ठीक है, इनकी आप बात नहीं सुन रहे हो, इन्हें पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है, इनका आप बेसिकली सिर्फ इनसे काम करा रहे हो, बाकी जो इनकी किसी भी तरीके की डिमांड्स है ना उनको आप कंसीडर नहीं कर रहे हो। जब भी मैनेजमेंट होगा ना इंडस्ट्री का, तो उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करेगी कि उसमें वर्कर्स की बात को भी सुना जाए कि वर्कर्स की क्या डिमांड्स है, उनकी क्या कंडीशंस है, ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, कि बेसिकली उनके साथ कोई भी अन्याय ना हो, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में उनका भी पार्टिसिपेशन रहे, उनका भी ओपिनियन सुना जाए, उनकी भी डिमांड सुनी जाए। ठीक है, और उनको भी देखा जाए कि उन्हें भी जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस वगैरह मिल रही हो। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, आर्टिकल 47 कहता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट ये डील करे कि कहीं पर एडल्ट्रेशन ना हो, एडल्ट्रेशन से पब्लिक को बचाए। ठीक है, कि बेसिकली एडल्ट्रेशन का मतलब है चीज़ों में मिलावट ना हो, ठीक है, उसको कम करे। जब मिलावटी चीज़ें कम होंगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रिशन का जो लेवल है, ठीक है, वो बढ़ेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, और और इसी तरीके से बेसिकली जो पुअर लोग होते हैं ना, जैसे जो पुअर सोसाइटी है, ठीक है, उसको आपने देखा होगा उनके राशन कार्ड वगैरह बने होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू वो वीट, राइस और भी डिफरेंट पल्सेस वगैरह है, बहुत ही कम रेट में उनको ये चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि वो इन चीज़ों को कंज्यूम कर सके, इन चीज़ों को कम दाम पे बहुत ही कंज्यूम कर सके, जिससे कि उनके शरीर में भी न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली अच्छा रहे।
गुड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली उन पुअर लोगों, उन पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि आपके जो प्रॉपर जो प्राइस है इन चीज़ों का उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी, क्योंकि सोसाइटी में सब हेल्दी रहें, इसलिए आप जब हेल्दी कब रहेंगे, जब हेल्दी खाएंगे, हेल्दी खाने के लिए हेल्थ चीज़ें खरीदनी भी तो पड़ेंगी, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है बहुत कम दाम पे दी जाती हैं, जिससे कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। जब बेसिकली ये सब चीज़ें दोगे एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ठीक है, जब आप एडल्ट्रेशन से बचाओगे, ठीक है, साफ सफाई रखोगे, जैसे जो ये वाली गवर्नमेंट है अभी मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, इन्होंने क्लीननेस पे या क्लीनलीनेस पे बहुत फोकस किया है, ठीक है, ये हम अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखें जिससे कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके, ठीक है, और जो राशन कार्ड वगैरह से उनको बहुत ही कम दाम पे खाना मिले, ठीक है, जिससे कि उनका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो सके। जब आप बेसिकली न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, ठीक है, और जो आपका एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो पब्लिक हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। अच्छा खाना और बीमारियों से बचाव ही एक पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल 47, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गए हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अब आते हैं हम अपने गांधीयन प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है, ये बेसिकली बेस्ड है ऑन आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी ये बेसिकली उस पर बेस्ड है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडाउ देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो आपने बेसिकली गांव में देखा होगा, गांव में विलेज पंचायत होती है, ठीक है, पंचायत होती है, ठीक है, और उनके पास इतनी सर्टेन नेसेसरी पावर होती है कि आपने देखा होगा कि वो लोग बोलते नहीं कि सरपंच जो डिसीजन लेंगे वही गवर्नमेंट, वही आपका बेसिकली माना जाएगा, ठीक है, जो पंचायत के हेड होते हैं, ठीक है, वो जो डिसीजन लेंगे वो उस गांव वगैरह में मान लिया जाता है। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत बनाई जाए एंड एंडाउ देम विद नेसेसरी पावर्स, उनको इतनी नेसेसरी पावर दी जाए, अथॉरिटी दी जाए कि वो एक यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये एक यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके। एक छोटी गवर्नमेंट की यूनिटी तो लगती है बेसिकली पंचायत, यहाँ पर सरपंच होते हैं और उनके साथ कुछ लोग होते हैं, ठीक है, फिर लोग आते हैं कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया सर, हमारे साथ ऐसा हो गया, फिर जांच कराई जाती है, फिर मतलब यही सुप्रीम कोर्ट, यही गवर्नमेंट सब आपस में, एक पंचायत एक छोटी यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होती है, फिर जांच कराई जाती है, उसमें फिर सरपंच फैसला सुनाता है कि हाँ भाई देखो ऐसा ऐसा है, और फिर इस हिसाब से डिसीजन दिया जाता है और वो डिसीजन सब लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह पंचायत आपकी काम करे, ठीक है, काम करती है या काम करे, ये सरकार इंश्योर। फिर आर्टिकल 43 क्या है, आर्टिकल 43 कहता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ये होती हैं स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज, स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज, या इसको और सिंपली कह सकते हो आप, इसमें बता दूं इसको, ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए फैमिली यूजुअली फ्रॉम होम। आप देखा होगा ना कि जैसे जो पॉट मेकिंग होती है, घड़े बनाना, पॉट मेकिंग, ठीक है, लोग देखा होगा कि लोगों के जो हाउसेज होते हैं रूरल एरियाज में वो अपने घर से घड़े बनाते हैं, ठीक है, और बास्केट मेकिंग, जो बेसिकली लकड़ी के जो खांचे होते हैं उनसे बास्केट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बास्केट मेकिंग, फिर वो लोग उन्हीं की वही अपने घर पे बनाते हैं और फिर उन्हीं की एक छोटी सी शॉप होती है या फिर अपने घर के बाहर ही रख के उसको बेचते हैं। तो इस तरीके की जो स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज है ना उसको गवर्नमेंट प्रमोट करे, ठीक है, इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस पे, इंडिविजुअल या फिर लोग, या तो इंडिविजुअल हो, ठीक है, या उसकी फैमिली हो, या फिर एक रूरल एरियाज में डिफरेंट फैमिलीज मिलके भी ये काम कर सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में औरतें जो है पापड़ बनाती हैं, ठीक है, पापड़ बनाती हैं, पिकल्स बनाती हैं यानी कि अचार बनाती हैं, अचार डालती हैं, एक जगह पर जाती है वो अपनी एक जगह बना लेती है, ठीक है, या किसी के घर पे बनता है या फिर एक सोसाइटी में कोई जगह डिसाइड कर लेती है कि यहाँ से हम लोग बेसिकली अपना कॉपरेशन बेसिस पे अचार बनाएंगे और उसको फिर मार्केट में बेचेंगे, जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उनके पास पैसा आता है। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रमोट करे, ठीक है, इन चीज़ों को बेसिकली गवर्नमेंट प्रमोट करे ताकि रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज लोग इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस पे ऑपरेट करें, ठीक है।
फिर देखो आर्टिकल 43 बी क्या कहता है, आर्टिकल 43 का बी प्रोविजन कहता है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कुछ नहीं है, 8 है ऐसे ही, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, आर्टिकल 43 भी कहता है। देखो मैंने आपको उस दिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज बताई थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है। इसकी अगर आप चाहे डेफिनेशन लिखना चाहो तो आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ। ये होती है बेसिकली फॉर्म ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस organization, form of business organization that is formed with the objective of helping society members, society members, ठीक है। देखो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, ठीक है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि सोसाइटी के सभी मेंबर्स को बेसिकली हेल्प हो सके, ठीक है। जैसे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं एग्जांपल देने को दूं तो बीडी होती है, बीडी मेकिंग, आपने देखा होगा कि डिफरेंट फैमिलीज इस बीडी मेकिंग में इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। ये लोग बेसिकली बीडी बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एक कोऑपरेटिव बेसिकली सोसाइटी बन जाती है जिसके थ्रू ये बीडी होगी। और भी तरीके के यार एग्जांपल है, अगर मैं आपको बताऊं तो एक जो अमूल है ना, अमूल, वो भी आपकी बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बेसिकली टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, मतलब खुद से इनका फॉर्मेशन को प्रमोट करे। ऑटोनोमस फंक्शनिंग, बेसिकली अपने आप में ही ऑपरेट कर सके। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, इनमें बेसिकली इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी डेमोक्रेसी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा किसी के साथ कोई अन्याय कर रहा है या किसी को डोमिनेट कर रहा है। एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक बेसिकली इसमें एक सिस्टम हो मैनेजमेंट का, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको बताया बीडी मेकिंग में डिफरेंट फैमिलीज इन्वॉल्व रहती हैं। फिर इससे क्या होता है कि डिफरेंट फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इनकी मदद हो जाती है। और फिर जो फर्दर जो बेसिकली कंपनी वगैरह है जो इनसे बाय करना चाहती है बीडी वगैरह, वो बाय कर लेती है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल बढ़िया दिया बीडी मेकिंग का मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, आई होप तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि आपको ये चीजें आप लिख लो समझने के लिए, बट ये जो प्रोविजंस है ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि इन्हीं से वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये तो मेरे समझाने का तरीका है। अब ये वाला एग्जांपल नहीं पूछेगा, बीडी मेकिंग नहीं पूछ रहा, जैसे ना अमूल पूछ रहा आपसे, बेसिकली बस आपको समझ में आया है, इतनी बात काफी है। आपको याद बस ये जितने प्रोविजंस है ये रखने हैं, ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है इसमें आर्टिकल 46। तो देखो जैसे आप देख रहे होगे ना कि बीच बीच में कहीं 43 के बाद जैसे यहाँ पर 46 आ गया, बीच में कुछ कुछ स्किप थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कवर आपके सारे होंगे आर्टिकल्स, बट जरूरी नहीं है कि वो लाइन से ही हो, ठीक है, वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑलराइट। ये कहता है टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये तो सिंपल ही है यार, 10 बार बता चुका हूँ कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है SC ST के वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। उनको बेसिकली रिजर्वेशन देते हैं आप जॉब्स में, बेसिकली एजुकेशन में, जॉब्स में, और जो अदर वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, उनको भी बचाया जाएगा कि उनके साथ कोई सोशल इंजस्टिस या एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जैसे होता नहीं था कि कास्टिज्म, ठीक है, कास्टिज्म के चलते लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, बेसिकली पहले ज़्यादा होता था, अब तो बेसिकली बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी सरकार ये इंश्योर करे कि किसी के साथ सोशल इंजस्टिस ना हो। वही चीज़ है बताया कि रेस धर्म के बेसिस पे आपको फंडामेंटल राइट भी है कि आपके इस बेसिस पे सरकार आपके साथ बेसिकली इंजस्टिस नहीं होने देगी, ठीक है। तो ये बेसिकली तो सिंपल होता है, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। देखो वही बात आ गई ना वही चीज आ गई कि सरकार ये डीपीएसपी कर सकती है, ठीक है। वो बेसिकली कहीं काफी जगहों पर सरकार ने इसी डीपीएसपी के चलते बैन किया भी है, काफी सरकारों ने बैन किया भी है। अल्कोहल जैसे नहीं होता, जैसे कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक क्या होती है, अल्कोहल हो गया आपका, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, और ड्रग्स तो बेसिकली बैन है ही है ड्रग्स तो बेसिकली आपका बैन है ही है, ठीक है। लेकिन अल्कोहल अभी भी आपने देखा होगा, अल्कोहल बहुत बिकता है, ठीक है, अल्कोहल बहुत बिकता है। तो बेसिकली देखा आपने, सरकार के ऊपर डिपेंड है यार कि उसको बेसिकली यूज में लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है, ऑलराइट। सरकार देखो
चाहे चाहे क्या उसको करना चाहिए, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, अल्कोहल वगैरह को बैन करना चाहिए। काफ़ी स्टेट्स में बैन भी है, बट स्टिल ठीक है, विच आर इंज्यूरियस टू हेल्थ। अब यार ऑब्वियस ही बात है, शराब वगैरह है वो शरीर को अच्छा तो नहीं बनाती है, खराबी करती है, बट स्टिल चल रहा है। मतलब ये प्रोविजन है डीपीएसपी का, इसलिए बता दिया टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ऐसी ड्रिंक्स वगैरह के कंजम्पशन को रोका जाए। अब रोको कैसे, जब बेचोगे नहीं तभी तो रोक लो। अब किसी कोई बेच रहे हो, उसके घर पे जाके बोतल छीन के उसकी तोड़ दी, नहीं तुम नहीं पियोगे, मारेगा पकड़ के, ठीक है। एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ऑलराइट, ठीक है। फिर आर्टिकल 48 कहता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, calves एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, कि सरकार इस डायरेक्शन में काम करे, ठीक है। ये प्रोविजन को बेसिकली इसके अंडर में टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, जो बेसिकली गाय काटी जाती है ना उसको प्रोहिबिट करे, ठीक है। गाय के बछड़े जो काटे जाते हैं उनको उनका काटना बंद हो, ठीक है। और जो अदर मिल्च कैटल है, मिल्च कैटल कौन से होते हैं, देखो मिल्च कैटल वो होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपकी गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, ये जो आपके मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो आपका वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, ऑक्स, ठीक है, तो आपका सांड आ गया, ठीक है, और बैल आ गया, बैल को इंग्लिश में बोलते हैं आई गेस, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। जो आपका सांड बैल वगैरह होते हैं जो बेसिकली दूध नहीं देते हैं, ठीक है, उनके भी स्लॉटर को प्रोहिबिट किया जाए और उनकी ब्रीड को भी इम्प्रूव करवाया जाए, ठीक है। ब्रीड को इम्प्रूव, ये बायो वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, ब्रीड्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, जिससे कि जो ऑफस्प्रिंग आए, ठीक है, वो एक अच्छी ब्रीड का हो, जो ज़्यादा दूध दे सके, ठीक है, कम बीमार पड़े, डिजीज रेजिस्टेंट हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रीड के इम्प्रूवमेंट में आती है। तो सरकार को इस तरीके से काम करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में बेसिकली काउस का स्लॉटर बैन है, आप गाय नहीं काट सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से है तो ये सबके लिए, बट स्टिल जितना गवर्नमेंट अप्लाई करना चाहती है यार, उसके हिसाब से वो डीपीएसपी को यूज में लेती है, ठीक है। कहा तो ये क्या है कि ना ही मिल्क प्रोड्यूसिंग और ना ही जो आपके ड्रॉट कैटल यानी कि जो वर्किंग में होते हैं, जो बेसिकली काम कराने के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि दूध नहीं देते हैं, ठीक है, उनका भी स्लॉटर नहीं होगा, ठीक है, एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ऑलराइट, ठीक है। ये आता है आपका आर्टिकल 48। फिर इसके बाद आते हैं आपके जो आपकी थर्ड कैटेगरी है डीपीएसपी की, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। देखो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आता है सबसे पहला आर्टिकल 44, ये कहता है टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। देखो बता आ गया वही वाली बात कि सरकार इस डायरेक्शन में काम करे, इस तरीके से काम करे कि वो सिक्योर करे सभी सिटीजंस के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब बेसिकली सेम लॉ फॉर ऑल रिलीजन, जितने भी रिलीजन है, ठीक है, अब वो सब एक धर्म के हिसाब से ऑपरेट हो, ठीक है। ये बेसिकली आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी कंट्री में लेके आए, पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगे। अभी इस टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ है, वो सिर्फ गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाइड है, ठीक है। बाकी देश में किसी भी जगह पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाइड नहीं है, ठीक है। तो अगर सरकार सोचेगी कि एक जैसा लॉ सभी धर्म को लाने के लिए, तो वो आर्टिकल 44 को कंसीडर करेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 44 कहता है, ठीक है, ऑलराइट। फिर आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। देखो फिर वो ये बात है कि मैंने बताया 6 साल तक टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। बच्चों को बेसिकली जो उनकी केयर है ना, ठीक है, वो हो उनकी, ठीक है, उनको बेसिकली अच्छा न्यूट्रिशन मिले खाने को, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, उनके साथ कोई बेसिकली इनजस्टिस ना हो, उनका अब्यूज नहीं किया जाए, ये सरकार कहती है कि हम इंश्योर करेंगे। एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 year ये फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, ये बेसिकली आपका डीपीएसपी है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि 6 साल के बच्चे को, 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन मिले। आप ये जाके क्लेम नहीं कर सकते कि इन बच्चों को एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट तो इंश्योर करेगी, लेकिन अगर बाई चांस किसी भी कारण से ये एनफोर्स नहीं हो पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि उसको कोर्ट भी नहीं कर सकता गवर्नमेंट से कि आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट यहाँ पर मैं कहता हूँ कि नहीं है, ठीक
ठीक है। फंडामेंटल राइट कौन सा है आपका? 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ये बेसिकली आपका डीपीएसपी में आता है। तो अगर वो इस तरीके से बोल सकता है कि एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर इज अ फंडामेंटल राइट, नो इट इज अ डीपीएसपी, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। देखो जो आर्टिकल आपका 45 है ना, ठीक है, आर्टिकल 45 1950 में जब ऐड किया गया था ना, बेसिकली 1950 में जब आपका लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम पे जो आर्टिकल 45 था ना, ठीक है, उसमें था प्रोविजन कि 6 से 14 साल के बच्चों को यही एजुकेशन एजुकेशन सरकार प्रोवाइड कराएगी, 6 से 14 साल के बच्चों को। ठीक है। फिर आपको बता था कि आर्टिकल 21A में आर्टिकल 21A ऐड कर दिया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ठीक है। जो आर्टिकल 21A ऐड किया ना फंडामेंटल राइट में, तो जो आपका आर्टिकल 45 था उसकी भाषा चेंज कर दी गई। ठीक है। उसकी भाषा क्या कर दी गई? उसमें कर दिया गया 6 साल तक के बच्चों का, 6 साल तक के बच्चे कर दिए गए। 6 से 14 साल का जो प्रोविजन था वो मूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट के अंडर में। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आर्टिकल 21 के अंडर में 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को, ये उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आर्टिकल 45 में जो पहले 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन सरकार को देनी थी, ठीक है, जो प्रोविजन था डीपीएसपी का, अब वो सिर्फ अप टू 6 ईयर्स रह गया। और ये जो 6 से 14 साल वाला जो प्रोविजन था वो बेसिकली फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब तो सरकार को देनी ही देनी पड़ेगी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ठीक है। ऑल राइट। तो अगर कोई पूछे कि आर्टिकल 45 की लैंग्वेज कौन से आर्टिकल से चेंज अमेंडमेंट से चेंज हुई थी, तो वो 86 अमेंडमेंट है 2002 से चेंज हुई थी, जिसके अंडर में आर्टिकल 21A डाला गया था फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है। फिर आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। तो बेसिकली जो आपका एग्रीकल्चर है ना, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, उसको जितने भी साइंस के लॉज है, आप बेसिकली आपके इतना डीप में तो नहीं है पर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इन ब्रीडिंग वगैरह होता है, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह होता है, ठीक है, और आपका इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसमें कि एक हेल्दी एंड डोमिनेंट बुल का सीमन लिया जाता है, उसको बेसिकली फिर फ्रीज करके रखा जाता है, ठीक है, फिर डिफरेंट गाय और भैंसों तक पहुंचाया जाता है और फिर उसके बाद उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है जिससे कि अच्छी ब्रीड आगे पैदा हो सके। तो बेसिकली जो भी आप ऑर्गेनाइज करोगे ना एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री को, वो मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस के बेसिस पे करोगे, जिससे कि आपकी जो ब्रीड हो, ठीक है, वो भी गुड हो, ठीक है, अच्छी हो, और आपका जैसे कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रोडक्शन बढ़े और उसमें क्रॉप्स में न्यूट्रिशन भी बढ़े। क्रॉप्स में जो न्यूट्रिशन की अमाउंट है ना, प्रोटीन का अमाउंट है या न्यूट्रिशन का अमाउंट है, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो क्रॉप्स में, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा न्यूट्रिशस खाना हमारे देश में उग सके और लोगों को मिल सके। ठीक है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। ठीक है। ऑल राइट। फिर आर्टिकल 48A क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। की गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में भी काम करेगी कि जिससे कि जो आपका जो एनवायरमेंट है वो प्रोटेक्ट हो सके और एनवायरमेंट बेसिकली इंप्रूव भी हो सके। क्लीनलीनेस आपने देखा, क्लीनलीनेस देखा, ठीक है, और आपने देखा अब जो सरकार है वो ई व्हीकल इंट्रोड्यूस कर रही है कि सरकार कह रही है कि हम CO2 का जो एमिशन है उसको डिक्रीज करेंगे। तो बेसिकली क्या है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव भी तो किया जा रहा है और जो फॉरेस्ट है उनको भी सेव किया जाएगा। बेसिकली फॉरेस्ट को सेव किया जाएगा, उसके साथ साथ आपका जो होता है एफॉरेस्टेशन, बेसिकली फॉरेस्ट पेड़ भी लगाए जाएंगे, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। आपने देखा होगा सरकार हमेशा से ही मतलब ये चीज़ पे जोर देती है कि आपको पेड़ लगाने चाहिए, और जब आप फॉरेस्ट को बचाओगे ना तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉरेस्ट में रहने वाली वाइल्ड लाइफ है वो भी प्रोटेक्ट होगी उसके साथ। ठीक है। ऑलराइट। तो देखो आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस।
ठीक है। तो जितने भी आपके नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह है, जैसे कि आपका ताजमहल हो गया, ठीक है, आपका रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, आपका कुतुब मीनार हो गया, और जैसे कि डिफरेंट जो आपके टेम्पल्स हो गए, ठीक है, टेम्पल्स हो गए, या फिर आपकी जो सर्टेन दरगाह हो गई, या फिर जो गोल्डन टेम्पल है, ये सब बेसिकली एक नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह है, मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। तो इनका भी सरकार जो है वो प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 50, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता रखी है कि जो जुडिशरी है आपका, सुप्रीम कोर्ट हो गया, चाहे हाई कोर्ट हो गया, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है, तो इनकी वर्किंग में जो है बेसिकली आपकी गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती है, इसीलिए बेसिकली इनके पास इंडिपेंडेंस होती है वर्किंग की, ठीक है। इसीलिए ये इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड होती है आपकी जुडिशरी, कि जो भी जिस तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट काम करता है, ठीक है, उसकी वर्किंग के तरीके को बेसिकली जो सरकार जो पार्लियामेंट है उसमें डिस्कस नहीं किया जा सकता, उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, इसलिए टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, ठीक है। ऑल राइट। फिर आर्टिकल आता है आपका 51, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी obligations and to encourage settlement of international disputes by arbitration, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। बेसिकली वही चीज़ है यार जो हमारे देश में हो रहा है, ठीक है, कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि अभी जो हमारी कंट्री है, ठीक है, वो G20 का नेतृत्व कर रही है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, G20 का नेतृत्व कर रही है, ठीक है। तो वो तो G20 के नेतृत्व के अंडर में ही, या फिर वैसे भी कह लो, ठीक है, जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके चलते भी हमारे देश ने सेम टेबल पे लाके रशिया और यूक्रेन को बिठाया, ताकि वो आपस में बात कर सके। और अभी आपने देखा कि, मतलब मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ कि जैसे मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, मोदी जी का मतलब एक बहुत बड़ा वो माना गया जब उन्होंने कहा दिस इज नॉट द एरा ऑफ द वॉर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है बेसिकली वो इस लाइन पे काम कर रहा है कि वो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करे एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, जो और नेशंस हैं, ठीक है, उसके साथ हमारे देश के अच्छे और ऑनरेबल रिलेशंस बने, एंड टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी भी हमारा देश बेसिकली रिस्पेक्ट करे, एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, जो बेसिकली ट्रीटी कर रहे हैं, ठीक है, उनको निभाए, एंड टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, जो भी हमारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, उसको आर्बिट्रेशन से सेटल किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा जो इंडिया और पाक के बीच में बेसिकली डिफरेंट डिस्प्यूट चलते रहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा तो बेसिकली एक इसमें क्या होता है कि एक थर्ड जो अनबायस पार्टी होती है ना, अनबायस पार्टी होती है, एक थर्ड पार्टी होती है, जैसे कि सर्टेन लॉज है, सर्टेन बेसिकली आपके कोर्ट्स है, ठीक है, जो इंडिया के बाहर है और पाकिस्तान के बाहर है, तो वहां पर ये लोग अपना डिस्प्यूट लेके जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि यूएन में लेके जाते हैं डिस्प्यूट, कि हमारा ये डिस्प्यूट हो गया, तो फिर यूएन इस पे बेसिकली आपका फैसला देता था पहले, अब तो हम लोग बहुत कर रहे हो गए, अब तो हम सीधे पेल के आते हैं उनके घर में जाके, पाकिस्तान वालों के ऐसी तैसी उनकी, ठीक है वो कुछ करके ना देखे, उनका धुआं बना देते हैं हम लोग पहले, मतलब करना चाहिए हमें, जो बेसिकली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी इंटरनेशनल इश्यूज होंगे वो इसी तरीके से एक थर्ड अनबायस पार्टी के पास, जैसे कि यूएन हो गया, उसमें हम डिस्प्यूट रखेंगे और फिर वो इसको रिजोल्व करने की कोशिश करेगा। अब पाकिस्तान के केस में तो हम अकेले काफी है धुआं निकालने के लिए उसका, ठीक है। तो आई होप आपको आर्टिकल 51 भी समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे बेसिकली डीपीएसपी के आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये तो हमारा डीपीएसपी था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आर्टिकल 36 टू 51 खत्म होते हैं, ठीक है। फिर एक चीज देखने की यहाँ पर कि कुछ सर्टेन, जैसे कि डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, कुछ डायरेक्टिव्स है, डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट फोर्थ, जो आपका फोर्थ पार्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि आपका डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी में डिफरेंट जो आपके डायरेक्टिव्स है मेंशन्ड है, ठीक है, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, ठीक है। बट कुछ डायरेक्टिव ऐसे भी है जो कि पार्ट 4 में मेंशन नहीं है, बट स्टिल वो डायरेक्टिव्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की वर्किंग के लिए, ठीक है। वो है आपका, इसमें एक आता है आर्टिकल नंबर 335। आर्टिकल नंबर 335 कहता है कि जो आपके शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड
शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है आपके एससी और एसटीज, ठीक है, उनको उनके लिए रिजर्वेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टिव है गवर्नमेंट के लिए कि आर्टिकल अंडर आर्टिकल 335 गवर्नमेंट को शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रिजर्वेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 335 आप याद रखेंगे। दूसरा आर्टिकल है आपका आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350A ये कहता है चिल्ड्रन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मैंने आपको माइनॉरिटी बताई थी। माइनॉरिटी बेसिकली आपकी दो टाइप की है, एक आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी है और आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि लिंग्विस्टिक मानी भाषा के बेसिस पे। तो जो बेसिकली आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले ग्रुप्स है ना, ठीक है, उसमें जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, दे कैन डू देयर प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग। बेसिकली गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के जो चिल्ड्रन है, ठीक है, वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है अपनी मदर टंग में कर सके, ठीक है। तो ये भी एक डायरेक्टिव है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि जो चिल्ड्रन है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के, दे कैन डू देयर प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कर सकें, ठीक है। फिर एक आता है आपका आर्टिकल 351। आर्टिकल 351, ठीक है। आर्टिकल 351 में कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्रमोट हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को बेसिकली देश के डिफरेंट एरियाज में, एरियाज मतलब वर्किंग सेक्शंस में देश के हिंदी को प्रमोट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी आर्टिकल 351 के अंडर में एक डायरेक्टिव है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन करे देश में, ठीक है। तो ये तीन आपको बेसिकली डायरेक्टिव्स याद रखने हैं। ये डायरेक्टिव डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, और ये आर्टिकल क्या है 335, 350, 351, ठीक है। तो बेसिकली ये डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, बट स्टिल ये डायरेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के लिए कि अकॉर्डिंग टू इट गवर्नमेंट शुड वर्क, ठीक है। ऑल राइट। फिर देखो, आपने अभी सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा होगा कि ए पार्ट, बी पार्ट, इस तरीके से आपने पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली ये नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना, लागू हो गया, उसके बाद डिफरेंट अमेंडमेंट से ऐड किए गए। ये कौन कौन से हैं, ठीक है। और एक देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से कौन कौन से बेसिकली आपके डीपीएसपी ऐड किए गए। जो आपका आर्टिकल 39 है ना, आर्टिकल 39 का जो एफ वाला प्रोविजन है, हेल्दी अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वाला, ठीक है, वो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया है, ठीक है। दूसरा कौन सा ऐड किया गया है, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A जो आपका बेसिकली फ्री लीगल एड वाला है, ठीक है, फ्री लीगल एड वाला है, तो आपका फ्री लीगल एड वाला, ठीक है, वो आपका आर्टिकल 39A ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। और आपका आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल जो आपका 38 है ना, आर्टिकल 38, उसमें जो इनइक्वालिटीज वाला पार्ट है, इनइक्वालिटीज वाला, एक सेकंड ही बताता हूँ मैं आपको। देखो आर्टिकल 38 में है ना, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज वाला, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पहले नहीं था, यहीं तक था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब तक सिर्फ जो 38 था आर्टिकल वो यहाँ तक था, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये वाला पार्ट आर्टिकल 38 में ऐड किया गया, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट। फिर देखो ये तो हो गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या ऐड किया गया। फिर कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से
मैंने बताया था आपको कि जो आर्टिकल 45 था ना, आर्टिकल 45 उसमें पहले क्या था, प्रीवियसली 6 से 14 साल एज दी गई थी बच्चों की एजुकेशन देने की, फिर वो 0 से 6 साल तक कर दी गई। ठीक है, तो आप लिख सकते हो चेंज आर्टिकल, वो सॉरी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 चेंज द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 45। ठीक है, ऑल राइट। फिर आपका एक और आता है इसमें 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, 97th अमेंडमेंट 2011 से आर्टिकल 43 बी जो था ना, उसमें आर्टिकल 43 जो बेसिकली आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला था ना, बेसिकली वो भी ऐड किया गया। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आर्टिकल 43 बी जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला है, ठीक है, उसको ऐड किया गया है। ऑलराइट, ठीक है। जो आपका डीपीएसपी है ना, ठीक है, इट इज सिमिलर टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस mentioned in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो आपका डीपीएसपी है, ठीक है, वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बेसिकली था। तो मैंने आपको वैसे ही बताया कि जो आपके जो डीपीएसपी है वो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला था, ठीक है, उसमें जो गवर्नर और गवर्नर जनरल थे ना, वो किस तरीके से अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेंगे, वो किस तरीके से वर्क करेंगे, तो उनकी वर्किंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आया था। उसी तरीके जो हमारे डीपीएसपी है वो भी गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस है। तो कहीं ना कहीं जो आपका डीपीएसपी है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। ठीक है, तो ये बात मेरे को आपको बतानी थी। ऑलराइट, और ये शायद मैंने ऑलरेडी बता दिया पर फिर भी लिख लो, जो डीपीएसपी है वो आपके इंडियन गवर्नमेंट की क्या होती है, ड्यूटीज़ होती है, आपके इंडियन गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ होती है। तो इसी के साथ जो आपका डीपीएसपी है, ठीक है, वो खत्म होता है। पढ़िए, नोट्स बनाइए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।